हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट 10। इसके पहले जितने भी इसके पार्ट थे उस पे भी हम लोग ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को ही सॉल्व किया है लॉज ऑफ मोशन के, और डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स को हम लोग ने वहां पर सीखा है। इसी तरीके से आज भी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारे इस डेक में कुछ इमेजेस यूज करी हैं, तो उसके लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। The images used in our slide deck are for educational purposes only. If we respect the intellectual property rights of the original creators and owner of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, इस पे जैसे कि मैं अभी तक कराते आ रहा था वैसे ही मैं अभी भी कराऊंगा। क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़कर बताऊंगा, उसके की कॉन्सेप्ट्स वगैरह को 10 सेकंड का समय दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इस आज के पहले क्वेश्चन को। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन विद एन इंक्लिनेशन ऑफ फाई इज परफेक्टली स्मूथ। ये जो अपर हाफ है एक इंक्लाइंड प्लेन का, वो कैसा है? परफेक्टली स्मूथ है। While the lower half is rough, जबकि ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? रफ है। A body starting from rest at the top will again come to rest at the bottom, यानी कि यहाँ पर अगर वेलोसिटी इसकी 0 थी तो यहाँ पर भी पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, यही लिखा हुआ है। If the coefficient of the friction for a lower half is given by, तो अगर ऐसा दे रखा है कि अगर इस पे जो वेलोसिटी इनिशियली है वो 0 है, फाइनली भी 0 है, तो जो लोअर हाफ है यानी कि इधर से लेकर इधर तक, इस पे हमें बताना है म्यू की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इधर जो है वो स्मूथ है और इधर रफ है, इसका हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। देख रहे हैं, इधर ऐसा स्मूथनेस दिख रहा है और इधर ये रफनेस शो हो रही है। क्लियर? इसके जो ऑप्शंस है वो है ए 2 sin फाई, बी 2 cos फाई, सी 2 tan फाई और डी tan फाई। मैं अब आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को देखें। देखिए, इस पे जो क्वेश्चन है उसमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ अंतर ये आएगा कि ये जो बॉडी है इस तरीके से मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन पर हम मान सकते हैं कि इस पे कुछ एक्सेलरेशन होगा, जो कि हमारा होता है जी साइन फाई, क्योंकि यहाँ पर एंगल फाई दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा इस डायरेक्शन पर एक्सेलरेशन जी साइन फाई। तो यहां से लेकर यहां तक सिर्फ जी साइन फाई एक्ट हो रहा होगा उसको इस डायरेक्शन पर मूव कराने के लिए, जबकि यहां पर अब जो एक्सेलरेशन है जी साइन फाई उसके अगेंस्ट, क्योंकि हमारा एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वो भी अपना एक्सेलरेशन में एक कंट्रीब्यूशन देगा, जो कि एक नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, जिसके कारण से धीरे 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 करके ये जो बॉडी है वो रुक जाएगी। क्लियर? तो इसी को हमें ध्यान में रख के सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम होता है, उसकी हेल्प से भी अगर करना चाहे तो वो भी सेम ही चीज है। ओके, तो आइए इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लेते हैं। वैसे तो वर्क एनर्जी थ्योरम को हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट आपने क्योंकि ये पढ़ रखा है तो इसको थोड़ा सा हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम होती है कि जो भी वर्क डन हमारा होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस पे जो एक्सटर्नल वर्क हो रहा है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो टोटल वर्क डन है उसको एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इस जगह पर और इस जगह पर वो सेम ही है, यानी कि इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। क्यों? क्योंकि दे रखा है कि इस पे जो वेलोसिटी है यहाँ पर वो 0, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, और यहाँ पर दे रखा है कि रेस्ट में ही बॉटम पे पहुंचा है। तो दोनों ही केस में जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी वो 0 है, यानी कि जो चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी का वो भी हमारा 0 होगा। और क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है वो होता है कि सम ऑफ वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेस बराबर हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि 0 है, क्योंकि यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0, तो चेंज भी 0 होगा हमारा। इस कारण से हम लोग इसको बराबर इसके सीधे
लिख सकते हैं। मतलब ये तो है ही, बट फिर भी इसको हम लोग सीधे लिख सकते हैं। तो वही किया गया कि अब क्योंकि यहाँ पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, यहां से यहां तक जाने में तो ग्रेविटी काम कर रही है, और यहां से लेकर यहां तक कौन काम कर रहा है? फ्रिक्शन, और वो भी निगेटिव में। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा, लेट अस सपोज यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। तो जो फोर्स ऑफ हमारा इसको अगर हम लोग देखें कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा म्यू एन, और इसका जो नॉर्मल होगा वो एम जी कॉस फाई के बराबर होगा। ठीक है, इसका जो नॉर्मल होगा वो एम जी कॉस फाई के बराबर होगा। तो इस वजह से हमने म्यू इंटू एन किया, तो ये हो गया म्यू इंटू एम जी कॉस फाई। और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये यहां पर, यहां से यहां तक। ओके, तो ये हमारा निकलकर ये चीज आ गई L/2। ठीक है, उसके बाद अब जैसे कि इसको, ये हमारा टोटल तो L है, ये L/2 है और ये L/2 है, तो टोटल L है और ये L/2 और ये L/2 है। ये हो गया। अब यहां से, क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो सिर्फ यहां से यहां तक एक्ट हो रहा है, तो हमने वही L/2 रखा है। जबकि जो ग्रेविटी है, यानी कि ये जो G sin फाई है, वो यहां से यहां तक एक्ट हो रही है कंटिन्यूसली। यानी कि जो फोर्स एक्ट हो रहा है mg sin फाई, वो यहां से लेकर यहां तक हो रहा है, और यहां से यहां तक चली गई डिस्टेंस कितनी है? वो है L। तो mg sin फाई इंटू L किया तो बन गया mgl sin फाई। दोनों को ही हम लोग ने यहाँ पर पुट किया। उसके बाद फिर ये जो हमारा माइनस वाला टर्म है, इसको हम लोग उस तरफ ले जा सकते हैं। होगा क्या, जो फिर यहाँ पर mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इस जगह पर हमारा म्यू बाई टू कॉस फाई। ये आ गया म्यू बाई टू कॉस फाई, और इस तरफ बचेगा साइन फाई। यहां से हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो ये कॉस फाई नीचे आ जाएगा डिवाइड पर, और 2 आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। तो इस तरफ बन जाएगा म्यू इज इक्वल टू 2 tan फाई, क्योंकि साइन फाई बाई कॉस फाई tan फाई होता है। यानी कि जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट हो गया। क्लियर? तो देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम सॉल्व करना इसको आसान होता है, तो आसान मेथड से ये हो गया। बाकी अगर आप करना चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही चीज निकल कर आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A block of mass m is placed on a surface with vertical cross section given by this. If the coefficient of friction is itna, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is. तो एक ब्लॉक है जिसका कि मास दे रखा है m, इसको एक ऐसी सरफेस में प्लेस किया गया है जिसके अगर वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को देखें, मतलब कि ऐसे अगर हम लोग कहीं पर उसको कट करते हैं, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन को देखते हैं, तो वो इस इक्वेशन से हमें मिलता है। यानी कि एक तरीके से वेज टाइप का ही ये स्ट्रक्चर है। ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6, ये हमें अब एक्चुअल बिल्कुल परफेक्ट वेज नहीं हो सकता, नहीं तो y बराबर x होता, माइनस एक्स होता, y बराबर माइनस एक्स होता उसका। बट यहाँ पर क्या है कि हमें एक अलग तरीके की सरफेस दे रखी है, तो उसी को ही हमें कंसीडर करना है। अब यहाँ पर क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0.5 है। तो मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड, जहां पर कि ये जो ब्लॉक है उसको रखा जा सकता है विदाउट स्लिपिंग। ऑप्शन है हमारे ए 1/6 मीटर, 2/3 मीटर, सी 1/3 मीटर और डी 1/2 मीटर। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहां पर हमने बताया कि ये जो दे रखा है, ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन दे रखा है, यानी कि आपने कोई एक सरफेस थी उसको आपने ऐसे कट कर दिया। यानी कि मान लीजिए कि कोई सरफेस थी इस तरीके की, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई एक बाइक चलाने वाला होता है ना, स्टंट करने वाले, वो परफॉर्म करते हैं स्टंट, तो एक इस तरीके का कर्व्ड सरफेस होती है, उससे अपनी बाइक को ले जाते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, देखा है? या ऐसे कर कर ऐसे जंप करा देते हैं, देखा है? दोनों ही चीज देखा होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, इसको साइड से देख रहे हैं। ये कुछ ऐसे बना रहता है, इसी को अगर हम लोग साइड से देखें तो ये हमें सिर्फ ऐसे दिखाई देगा। या फिर कह लीजिए कि अगर इसको यहां से कट करें, इसको यहां पर हम कट करें, अगर एक प्लेन से ऐसे कट करें, अगर कुछ इस तरीके से,
कुछ इस तरीके से अगर हम इसको प्लेन से कट करते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं ये, तो जब एक ऐसे कट करेंगे तो हमें उस प्लेन में जो एक मतलब एक हमने क्रॉस सेक्शन लिया, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, तो वो जो चीज हमें दिखाई देगी, यानी कि यहां से पास होता हुआ जो चीज दिखाई देगी वो कैसी बन जाएगी, कुछ इस तरीके का शेप बन जाएगा। ठीक है, बात समझ पे आ रही है? ये चीज मतलब ये पीछे तरफ से ऐसे निकला हुआ, ये हो गया क्लियर। तो बस यही हमें बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक जो प्रॉपर वेज होता था हमारा, उस पर एक स्ट्रेट होता था, उसकी जगह पर ये कुछ ऐसा है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 है। बस अब हमें क्या मान लेना है यहाँ पर कि एक हमने ब्लॉक को प्लेस किया इस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पर कुछ इस तरीके से, तो होगा क्या कि इस पे जो mg है वो नीचे एक्ट होगा, और इस पॉइंट पर जहां पर ये रखा हुआ है, अगर हम एक टेंजेंट प्लेन मानते हैं तो ऐसा मान रहे हैं कि टेंजेंट है उस पे ऐसा रखा हुआ है, तो ये इधर हो गया mg और इस तरफ हो गया mg साइन थीटा और इधर हो गया mg कॉस थीटा, ये तो हम लोग निकालते ही हैं। यानी कि इस पॉइंट पर हम एक स्ट्रेट वेज ऐसा मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा, ऐसा करते हुए ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि जी साइन थीटा इसी वेज के अबाउट, अब ये जो स्ट्रेट वेज मैंने बनाई वो एक टेंजेंट को लेकर बनाया है। ठीक है, तो ये चीज निकल कर आ गई। अब यहां पर जो mg cos थीटा है वो हो जाएगा नॉर्मल के बराबर, यानी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स इस जगह पर एक्ट होगा वो हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा। तो अब बस बात यहां पर ये है कि जो ये थीटा है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। जो हमारा स्ट्रेट वेज होता था, स्ट्रेट वेज में क्या था कि स्ट्रेट वेज में जो थीटा था वो फिक्स रहता था, जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि जो थीटा है वो चेंज हो रहा है। बस इतना हिस्सा ही है इस पे डिफरेंस, तो हमें थीटा का डिपेंडेंसी क्या है उसको देखना है। तो tan थीटा हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पर होता है dy बाई dx, तो हमें y दे रखा है, जैसे बोला ना अभी टेंजेंट की बात करी तो यही बात हो रही है कि इस पॉइंट पर वो कितना एंगल बन रहा है, वही थीटा है हमारा, तो tan थीटा हो जाएगा dy बाई dx, और y हमें दे रखा है एक्स क्यूब बाई 6, तो d यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 6 और उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये निकल कर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 3x स्क्वायर सॉरी यहाँ पर इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर बाई 6 बनेगा, 3 से ये कैंसिल, तो x स्क्वायर बाई 2 हमारा निकल कर आ गया। ओके, तो अब यहां पर हम लोग ने क्या कहा कि एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसी पोजीशन जहां पर कि ये रुक रहा है, वहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको हमने माना कि कितना है 0.5 है, क्योंकि दे रखा है तो हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया 0.5 इक्वल टू, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2, ये लिख दिया tan थीटा। देखिए एक इक्वेशन से हम लोग ये जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट वेज होता है तो वहां पर हम लोग ने पढ़ रखा है जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो tan थीटा के बराबर होता है ना। अब क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तो इस जगह पर एक टेंजेंट हम लोग ने ड्रॉ करके फिर निकाला है इस चीज को, तो म्यू इक्वल टू tan थीटा आ गया, और tan थीटा बराबर किसके, एक्स स्क्वायर बाई 2 के, यानी कि जो स्लोप है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा एक्स के बढ़ने के साथ साथ, तो 0.5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0.5 इंटू 2 होगा तो 1 बन जाएगा। अब यहां से दो चीज निकल कर आ गई, एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई, एक तो +1 और दूसरी -1। जब यहां पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, लेट सपोज हमने पुट किया क्या एक्स इक्वल टू 1, तो जो y है y की वैल्यू हो जाएगी 1/6। अगर हम लोग x इक्वल टू -1 पुट करें तो y की वैल्यू हो जाएगी -1/6। तो जो मैक्सिमम हाइट होगा वो 1/6 होगा ना, क्योंकि y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है इस डायग्राम पर कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी ऊंचाई पर गया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, तो जब हम लोग ने x इक्वल टू +1 रखा तो वो यहां कहीं बता रहा है, और अगर -1 रखते हैं तो वो यहां कहीं बता रहा है। ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट वैसे तो यहां पर है, -1 रखने पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो इसके करस्पॉन्ड एक्स इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग तो ये है, और एक्स इक्वल टू -1 के करस्पॉन्डिंग यहां पर कहीं पर दिखा रहा है। तो बस हमें यहां पर एक्स इक्वल टू 1 लेकर एक्स इक्वल टू 1 लेकर निकालना है, तो वो 1/6 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1/6 मीटर पर जब वो ब्लॉक रखा होगा तब उस पर
स्लिपिंग नहीं होगी, यानी कि जो हमारा आंसर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम t इक्वल टू 0। एक पार्टिकल है जिसका कि मास दे रखा है, वो रेस्ट पर है ओरिजिन पर, और टाइम दे रखा है 0। तो इट इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, उस पर क्या किया गया, एक फोर्स लगाया है। और देखिए इसको गौर से, ये जो फोर्स है वो हमारा टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। एक पार्टिकल रखा हुआ था कहां पर, रेस्ट में, ओरिजिन में रखा हुआ था, रेस्ट में रखा हुआ था। इट्स स्पीड vt इज डिपेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन से कर्व से जो है वो पता चल रहा है कि ये इसकी स्पीड का ग्राफ है, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ओके, यहां पर जो ऑप्शन है वो हमारे ए बी सी डी ये ग्राफ है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जैसा कि हम लोग के एक प्रोसीजर है कि अगर हमें फोर्स दिया हुआ है किसी ऑब्जेक्ट में लगने वाला, और हमें वेलोसिटी वगैरह फाइंड करनी है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग फोर्स का इस्तेमाल करके, और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसका इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की हेल्प से फिर निकालते हैं वेलोसिटी। तो बस यही चीज हम लोग ने यहाँ पर करी कि एज द फोर्स इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। अब क्योंकि यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये क्या दे रखा है कि एफ टी इज इक्वल टू एफ नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, यानी कि जो फोर्स है वो टाइम के बढ़ने के साथ साथ यहां पर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जैसे कि एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो वो डिक्रीज होगा समय के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि जो फोर्स अगर हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है तो फोर्स तो हमारा ma के बराबर होता है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो निगेटिव इसी को ही होना पड़ेगा, यानी कि ये भी डिक्रीज हो रहा होगा समय के साथ साथ। यानी कि एक्सेलरेशन भी हमारा टाइम वेरिंग है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। ये चीज हमें यहाँ पर पता चल गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एम ए इज इक्वल टू एफ होता है, तो ये बन गया हमारा ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, और एफ की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे एफ नॉट ई टू द पावर माइनस बी टी, इसको पुट कर दिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि ए जो होता है वो होता है डीवी बाई डी टी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यानी कि ये इक्वेशन निकल कर आ गई। अब हम लोग यहाँ पर, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम का हमें ग्राफ बनाना है, तो v इंटू टी, यानी कि हमें v निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ t। तो हम लोग जो वेलोसिटी है उसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम 0 टू v, क्योंकि हम मान रहे हैं कि टाइम इक्वल t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 0 पर जो वेलोसिटी है वो भी 0 है। तो ये हम लोग ने क्या किया कि एफ नॉट बाई एम ई टू द पावर माइनस बी टी ये एक तरफ आ गया, और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इंटीग्रेट के लिए ये dt भी आएगा। अब यहाँ से क्या बन जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो v निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा v। यहाँ पर एफ नॉट बाई एम जो है वो कांस्टेंट है, ये आ जाएंगे बाहर, और e टू द पावर माइनस बी टी का जब इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई माइनस बी, डिवाइडेड बाई माइनस बी। तो ये निकल कर आ गया 1 डिवाइडेड बाय माइनस बी ई टू द पावर माइनस बी टी, और यहाँ पर फिर हम लोग लिमिट पुट करेंगे ई टू द पावर माइनस बी टी की, क्योंकि यहाँ पर टी आ रहा है, इस पे 0 टू टी इस तरीके से पुट किया। तो जब टी पुट करेंगे तो यही आ जाएगा, और जब इसको हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये टर्म हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पर किया बस और ये एक काम किया कि ये जो माइनस था, माइनस का हम लोग ने इस्तेमाल किया लिमिट को चेंज करने के लिए। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ए टू बी और कुछ एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी कि अगर अंदर जो ये चीज है, जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो अगर सेम हो तो हम माइनस साइन लगाकर इसके लिमिट को बदल सकते हैं। देखिए ए टू बी थी और इसको यहाँ पर बी टू ए रखा गया। ठीक है, तो बस इसी को हम यहाँ पर हमें यूज कर लेना है, जिससे कि थोड़ा लिखने में आसान हो जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आप सॉल्व करेंगे पहले लिमिट रख देंगे, माइनस का साइन बाद में यूज करेंगे तब भी वही आएगा रिजल्ट,
आप चाहे पहले माइनस यूज कर लें लिमिट चेंज करने के लिए, फिर उसकी वैल्यू रखें, तब भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ नॉट बाई एम बी, और यहां पर बन जाएगा, ये जब जीरो पुट करेंगे तो ई टू द पावर जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस बीटी। अब ई टू द पावर जीरो जो होता है वो होता है वन, तो वन आ गया, माइनस ई टू द पावर माइनस बीटी हो गया, यानी कि वी निकल कर आ गया कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो लेट अस सपोज जो हमारा टी टाइम है वो कैसा है, इनफाइनाइट है, ठीक है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, एक्चुअल में इनफाइनाइट नहीं, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट होने की कोशिश हो रहा है, यानी कि बढ़ता जा रहा है, हम लोग ऑब्जर्व करते जा रहे हैं और वो बढ़ता जा रहा है। तो होगा क्या कि ये वाला जो टर्म होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई टू द पावर माइनस बीटी है। तो जैसे जैसे ये इनफाइनाइट होगा, यानी कि देखिए अब मैं इसकी सिर्फ बात कर रहा हूँ ई टू द पावर माइनस बीटी की, तो ई टू द पावर माइनस बीटी को हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर बीटी, और यहाँ पर जो टी है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, जिसके कारण से ये बन जाएगा ई टू द पावर इनफाइनाइट, यानी कि वन डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट, और ये होता है जीरो, यानी कि ये सब टेंडिंग टू है हमारे, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकल कर आ गया। यानी कि अगर हम लोग टाइम टी इक्वल टू जीरो में, तो हमें पता ही है क्या है, अगर टेंडिंग टू इनफाइनाइट देखते हैं तो क्या होगा, ये वी मैक्स निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो एफ नॉट बाई एम बी होगी। और इस चीज को कौन सा ग्राफ हमारा शो कर रहा है, वो है हमारा बी वाला, ठीक है, कि ये यहां से शो कर रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर ऐसे होगी। एक्चुअली ये जो ग्राफ होगा वो सिर्फ यहां तक नहीं है, वो डॉटेड लाइन करके वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम टी टेंडिंग टू जीरो। देखिए एफ नॉट बाई एम बी से ज्यादा नहीं हो सकती, उसके बाद ये समय घटने बढ़ने पर ये घट नहीं सकती, क्योंकि वो बता रहा है कि टाइम को अगर हम इनफाइनाइट टेंड करें तो वो मैक्सिमम वैल्यू रीच कर जाएगी वेलोसिटी के। तो बी वाला ही ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। आगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फिगर shows the position time graph of one dimensional motion of a body of mass 0.4 kg. The magnitude of each impulse is, हमें बताना है each impulse का मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखिए ये किसका किसका दे रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, और हमें हर एक इंपल्स का मैग्नीट्यूड बताना है। क्लियर, यहां पर हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ए 0.4 न्यूटन सेकेंड, बी 0.8 न्यूटन सेकेंड, सी 1.6 न्यूटन सेकेंड, और डी 0.2 न्यूटन सेकेंड। यानी कि हमें जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, जो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है उसकी हेल्प से हर उस पे एक इंपल्स कितना जनरेट होगा उसका मैग्नीट्यूड हमें बताना है। तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो जैसे कि यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें इस पे वेलोसिटी निकाल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वो क्या हो रही है, इस तरीके से बढ़ रही है यूनिफॉर्मली, और यहाँ पर यूनिफॉर्मली घट रही है, ठीक है। तो अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, ओके, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इधर से इधर कितना चेंज हुआ, 2 मीटर, कितने समय पर, 2 सेकंड पर। तो वो बन जाएगा 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 सेकंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड, ये बन गया। फाइनल वेलोसिटी को अगर हम लोग देखें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां पर देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, वेलोसिटी यहां पर घटी, 2 से 0 हो गई, पर कितने समय पे, 2 से 4 पे, ठीक है, यानी कि ये -2 डिक्रीज हुआ 2 सेकंड पर, या कह लीजिए कि -2 का चेंज आया, वैसे देखा जाए तो -2 का चेंज आया, 2 का तो डिक्रीज हुआ बट -2 का चेंज आया, तो -2 डिवाइडेड बाई 2, ये बन गया -1 मीटर पर सेकंड। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो इससे अगर हम लोग मोमेंटम निकालना चाहें इसके लिए, तो ये बन जाएगा mv1, जो कि क्योंकि हमें मास दे रखा है 0.4 kgs, तो वेलोसिटी और मास का हमने मल्टीप्लाई किया तो बन गया 0.4 न्यूटन सेकेंड। यहां से फिर हम लोग जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये फाइनल वाला मोमेंटम दे देगा, जो कि हो जाएगा 0.4 न्यूटन सेकेंड। और हम लोग जानते हैं जो इंपल्स होता है वो हमारा बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे, फाइनल कितना है, -0.4 रख दिया, और इनिशियल कितना है 0.4, तो ये आ गया -0.4 -0.4।
4 यानी कि ये इंपल्स निकल कर आ गया -0.8 न्यूटन सेकंड। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना था तो हमने माइनस साइन को हटा दिया, फिर मॉड ऑफ जे लिया तो वही 0.8 न्यूटन सेकंड निकल कर आ गया, यानी कि आंसर जो बी है इसका वो करेक्ट हो गया। क्लियर? तो देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं, जब आपने इनको कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कभी पहले सॉल्व ही नहीं किया इस तरीके के क्वेश्चन, फिर भी वैसा क्वेश्चन आ गया, तो आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, और जो भी आपने पढ़ा है उसी से ही ये चीज सॉल्व होंगी। देखिए आप लोग ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखते हैं, उसकी हेल्प से ही लिखते हैं, और उसको लिखने के रूल्स भी हमारे सेम ही है कि हमें नेट फोर्स को एम ए के बराबर करना होता है, किसी एक बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स को एम ए के बराबर करना होता है, वहां से ए निकल कर आ जाता है, ए से बी, बी से एक्स, ये सब बाकी फिर चीजें निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यहां पर अब हमें क्योंकि इंपल्स पूछा था और एक ग्राफ दे दिया, एक पोजीशन टाइम ग्राफ, इंपल्स निकालने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग वहां से चलते हैं। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से नहीं, उल्टा चलते हैं। इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंपल्स की डिफिनीशन क्या होती है, इंपल्स क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो जो सबसे तो फास्ट आएगा या आना चाहिए वो है, जैसे कि जो इंपल्स होता है हमारा वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि जो जे है वो हमारा चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, तो क्या हम जो चेंज इन मोमेंटम है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हमारा निकल कर आता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये जो फाइनल मोमेंटम है वो कैसे निकलेगा और इनिशियल मोमेंटम कैसे निकलेगा, तो हमें सिर्फ यहां पर बताना था ना इस ड्यूरेशन पर, तो हमने वही चीज यहां पर अप्लाई करी कि देखो फाइनल मोमेंटम तो ये है चेंज, और इनिशियल मोमेंटम यहां पर चेंज होगा। और मोमेंटम कैसे निकलता है, मोमेंटम हमारा वेलोसिटी से निकलता है, तो और इस ग्राफ से हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। बस इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया और हमारा ये आंसर निकलकर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ वर्कर इज रेजिंग हिमसेल्फ एंड द क्रेट ऑन विच ही स्टैंड्स। ठीक है, एक तो ये क्रेट और अपने आप को ये ऊपर तरफ खींच रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपवर्ड डायरेक्शन पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बाई अ मासलेस रोप, ये जो रोप है वो मासलेस है, और ये जो पुली है वो भी हम मासलेस मान रहे हैं, स्मूथ मान रहे हैं। तो मास ऑफ द वर्कर जो है वो कितना है, 100 केजीज है, एंड दैट ऑफ द क्रेट इज 50 केजीज। यानी कि अगर हम टोटल की बात करें कि टोटल कितना मास है इस पे, तो वो कितना है, 150 केजीज है इस जो भी ऊपर जा रहा है। तो इफ द टेंशन इन द इज द इन इफ द टी इज द टेंशन इन द रोप, ये जो टी है कैपिटल टी, वो इस रोप में लगने वाला टेंशन है अगर, एंड एफ बी द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वर्कर एंड द फ्लोर, और जो एफ है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है इस वर्कर के और इस लिफ्ट के, यहां पर बीच में ये फोर्स एफ है। तो इफ जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन हमें टेंशन और एफ की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो टेंशन अगर हम लोग यहां पर देखें तो एक तो इस तरफ एक्ट हो रहा है, इधर भी एक्ट हो रहा है, इस रोप पर भी कितना है वो हम लोग को निकालना है, और ये जो रिएक्शन फोर्स एक तरीके से कह लीजिए इस लिफ्ट के अंदर इसका, वो हमें बताना है। क्लियर? तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहां पर हम लोग ने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और जो एफ है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वर्कर एंड दिस लिफ्ट। और अगर हम लोग ये बात करें कि क्रेट का मास कितना है, तो उसको मान लीजिए एमसी है मास ऑफ क्रेट, तो वो हो जाएगा कितना, अगर इस पे डाउनवर्ड फोर्स देखें तो वो हो जाएगा एमसीजी, ठीक है। और क्रेट की अगर बात की जाए तो क्रेट में यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन पे टेंशन एक्ट हो रहा है ना। यानी कि इसका जो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो ये बन जाएगा कि टेंशन अपवर्ड, एमसीजी डाउनवर्ड, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे तरफ कैपिटल एफ, ये चीज बन गई। अब क्यों क्यों क्योंकि ये जो एफ है वो इसकी वजह से लग रहा होगा ना, इसकी वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, ठीक है। तो ये चीज हमने बना दी। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम है क्रेट का अगर हम लोग देखें तो वो बन जाएगा, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन पर टी है,
है कि नहीं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पर एफ है, नीचे भी एमसीजी है, और और इस एक्सेलरेशन के साथ जो क्रेट है वो ऊपर जा रहा है। तो ये ज्यादा होगा टेंशन, तभी तो इसको ओवरकम कर रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, हाँ है ना। तो ये बन जाएगा टी माइनस एफ, और मास ऑफ क्रेट हमने 50 केजी पुट कर दिया और जी की वैल्यू 10 पुट कर दी, तो ये बन गया 500। और यहां पर मास पुट किया 50 केजीज, और जो एक्सेलरेशन था अपवर्ड डायरेक्शन पर वो था 5, तो ये बन गया 250 और ये बन गया 500। ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो बन जाएगा 750, यानी कि टी माइनस एफ इज इक्वल टू बन गया 750। अब हम लोग देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम इस वर्कर का। तो वर्कर के लिए अगर हम लोग बनाए तो इसका जो मास है वो डाउनवर्ड, मतलब इसके मास की वजह से जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन पर mwg। मान लिया कि मास ऑफ मैन जो है वो ये हो गया, या वर्कर मान लीजिए मास ऑफ वर्कर इनटू जी, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, और ये इस पे फोर्स लग रहा है रिएक्शन फोर्स एफ ऊपर की तरफ, और इस पे एक टेंशन भी एक्ट हो रहा है टी, जो इसको पूरा ऊपर खींच रहा है। क्लियर। तो ये बन जाएगा एक तरीके से कि टी प्लस एफ माइनस एम ओमेगा जी इज इक्वल टू एम ओमेगा ए, क्योंकि ये दोनों अपवर्ड डायरेक्शन पर है और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन पर है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पर है। तो यही चीज यहां पर करी गई कि ये और ये एक साथ आ गए, इनके अपोजिट डायरेक्शन पर ये है, तो जो नेट होगा फोर्स वो भी अपवर्ड डायरेक्शन पर ही होगा, तो नेट फोर्स भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पर ही शो हो रहा है। क्लियर। तो टी प्लस एफ माइनस एम डब्ल्यू जी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू ए। यहाँ पर मास ऑफ वर्कर जब हम लोग रखेंगे तो ये बन जाएगा, क्योंकि मास ऑफ वर्कर दे रखा है हमें 100 केजीज, तो 100 इंटू जी जब करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 100 इंटू 5 करेंगे तो 500 हो जाएगा। ये आएगा इस तरफ प्लस हो जाएगा, यानी कि टी प्लस एफ इज इक्वल टू 1500। बस अब बचा क्या, हमारे पास बची टू इक्वेशन जिसपे कि जो दो वेरिएबल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे, जिसके बाद टी बराबर निकल कर आ जाएगा 1125 न्यूटन और एफ निकल कर आ जाएगा 375 न्यूटन, यानी कि जो ऑप्शन हमारा सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है यहां पर। तो इन द सिस्टम shown in the figure, masses of the blocks are such that when system is released, acceleration of pulley P1 is upwards and acceleration of block 1 is A1 upwards. It is found that acceleration of block 3 is same as that of 1, both in magnitude and direction. तो यहाँ पर इस तरीके के प्रॉब्लम्स कई बार हम लोग ने इस्तेमाल किए हैं। ओके, तो अब देखिए मतलब सॉल्व किए हैं, और कॉन्सेप्ट जो इस पे हैं वो कई बार हम लोग ने इस पे इस्तेमाल किए हैं। तो हमें दे क्या रखा है कि जो A1 है वो ग्रेटर देन A है, ये जो A है उससे बड़ा है ये A1 का मैग्नीट्यूड। ओके, और A1 बाई 2 से तो ये ग्रेटर होगा ही A। ठीक है, ये हमें कंडीशन दे रखी है, तो हमें मैच करना है इसको और इसको, यानी कि कॉलम A और कॉलम सेकंड को हमें मैच करना है, यानी कि इसको एक एक करके हमें सॉल्व करना होगा और इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना होगा एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, 3 है, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 4, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 और एक्सेलरेशन ऑफ 4, ये चीज हमें फाइंड करनी है। 2 4 की हमें फाइंड करनी है, एक बार तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट से और एक बार इसके और इसके रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो इसको मैं आपको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कि ये है, ठीक है, कि जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें कि जो ए वाला है वो इसके और इसके साथ मैच हो रहा है, बी एक सेट दे रखा है कि ये इसके साथ हो रहा है, सी इसके साथ हो रहा है, या कोई भी मैचिंग हमारी करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज हमें बताना है। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस पे सबसे पहले लेट द एक्सेलरेशन ऑफ वेरियस ब्लॉक आर शोन इन द फिगर। यहाँ पर इस तरीके से हमें डिफरेंट एक्सेलरेशन दे रखे हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन पर ए जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें गौर से तो ये वाली वायर कनेक्टेड है, यानी कि अगर ये ऊपर जा रहा है ए से तो ये भी नीचे आएगा ए से, ये कनेक्टेड है। ओके,
उसके बाद फिर ये आपस में कनेक्टेड है, तो अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है तो ये A2 से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ही इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर भी ये जो इनमें मोशन होगा, ये A4 और ये इस तरफ हमारा A3 होगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन पर। उसके बाद अब क्या करेंगे कि ब्लॉक 2 के लिए अगर हम लोग देखें तो ब्लॉक 2 के लिए ये निकल कर आ जाएगा, ये जो ब्लॉक 2 है हमारा, ये वाला, कि इस पे जो देखो एक्सेलरेशन है ये A2, वो इसके और इसके अपवर्ड डायरेक्शन से मिलकर बना है, और क्योंकि यहाँ पर पूरी सिस्टम है तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा, जिससे कि हम लोग A2 निकाल सकते हैं। A2 इज इक्वल टू 2A1, सॉरी 2A माइनस A1, जो कि बड़ा होगा 0 से। ये जो हमारे हमें कंडीशन दी थी क्वेश्चन पर, वो है ये। सो एक्सेलरेशन जो ब्लॉक 2 का होगा वो हो जाएगा A माइनस A1 अपवर्ड डायरेक्शन पर। A2 का निकल कर आ गया वैल्यू, जिसके कारण से हम ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन मतलब कॉलम ए पर जो ए वाला था वो हमारा करेक्ट है। उसके बाद मतलब ये वाला, ये जो ए है वो 2 और 3 के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, मल्टीपल इस तरीके से अपवर्ड, ये तो एक अपवर्ड बता रहा है और ये 2A माइनस A1 एक्सेलरेशन ऑफ 2 जो है इन दोनों से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक 4 के लिए देखें तो ये कुछ इस तरीके की क्वेश्चन आ जाएगी, माइनस A इज इक्वल टू A1 प्लस A4 बाई 2, क्योंकि दो पुली में काम हो रहा है तो ये डिवाइडेड बाई 2 वाला कॉन्सेप्ट आता है। टेंशन वगैरह निकालकर हम लोग इसको निकालते हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा A4 इज इक्वल टू माइनस 2A प्लस 1 और लेस देन 0, और ये उस कंडीशन से है जो कंडीशन हमें दे रखी थी क्वेश्चन में, ये वाली कंडीशन। ठीक है, इससे इसको निकाला गया। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 होगा वो हो जाएगा इतना डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, यानी कि जो B है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 4 की बात करी थी वो पहले और चौथे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड यानी कि ये कॉलम A और ये मैच करेगा ये। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये डाउनवर्ड हो गया और ये हो गया, ये इससे हो गया। क्लियर? इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 3, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A विद रिस्पेक्ट टू 3 ये निकल कर आ जाएगा A2 माइनस A3, जो कि होंगे हमारे 2A माइनस A1। ये तो हमने तो A2 पहले ही निकाल रखा था, ये A2 निकाल रखा है, तो A2 माइनस जो A3 है उसको जब किया तो ये बन गया 2A माइनस A1 माइनस A, यानी कि A माइनस A1 निकल कर आ गया जो कि है लेस देन 0। इसी तरीके से ये हमारा निकल कर आ गया ये चीज। तो अब आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक 4, ये बन गया 4A ग्रेटर देन 0, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अपवर्ड होगा, यानी कि जो D वाला है वो 3 से मैच होगा, यानी कि A जो है वो 2 और 3 से मैच होगा, B 1 और 4 से, C 4 से और D 3 से। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इसको दोबारा करिएगा खुद से, एक एक स्टेप करके आपको समझ पे आ जाएगा। कैसे करना है वो मैंने बता दिया। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए थैंक यू।